नमस्कार गुरुकुल के प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम आज हिंदी विषय के अंतर्गत मुहावरों का अध्ययन करेंगे। मुहावरे जैसे हम बीच बीच में बात बात में एक विशेष शब्द बोल देते हैं, उसका अर्थ भी विशेष होता है। तो मुहावरों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होता है बातचीत। और बच्चों देखें, मुहावरा जो है अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी। हमारा मुहावरा शब्द जो है अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है बातचीत या विशेष बात। अब परिभाषा यदि हम देखें तो परिभाषा से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। संभव हो तो इसको आप साथ साथ लिख भी सकते हैं परिभाषा को अपनी अभ्यास नोटबुक में। देखिए, जो वाक्यांश साधारण अर्थ में प्रयोग न होकर विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं, यानी कि साधारण अर्थ में प्रयोग नहीं होते, किसी विशेष उनका मीनिंग कुछ और होता है और लिखा हुआ कुछ और होता है। जैसे मैं एक मुहावरा लिख रहा हूं, आंखों का तारा। अब इसका शाब्दिक अर्थ तो निकल रहा है कि आंखों के अंदर कोई जो पुतली या चमकता हुआ तारा हो, वो आंखों का तारा होता है। लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? बहुत प्यारा, कि कोई इकलौती संतान अपने माता पिता की आंखों का तारा होती है। ऐसे ही एक और उदाहरण है जो देखिए साधारण अर्थ में प्रयोग नहीं होगा, विशेष अर्थ में प्रयोग होगा। जैसे आसमान सिर पर उठा लेना। अब आसमान सिर पर उठाने का अर्थ ये नहीं है कि आसमान को कोई सर पर उठाए खड़ा है या बहुत भारी बोझ किसी ने सर पर उठा लिया है। इसका अर्थ क्या होगा? बहुत ज्यादा शोर मचाना। जैसे कक्षा में अध्यापक न होने के कारण बच्चों ने आसमान सर पर उठा लिया। यानी कि बात का शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है और उसका मीनिंग कुछ और होता है। एक और सरल सी परिभाषा देखिए, ऐसा शब्द, पद या वाक्यांश, यानी कि पूरा वाक्य नहीं होता अपने आप में। मुहावरा अपने आप में पूरा वाक्य नहीं होता, वाक्य के अंदर प्रयोग किया जाने वाला कोई पद या शब्द होता है जो अपने सामान्य अर्थ के विपरीत किसी विशेष अर्थ का बोध कराए। तो परिभाषा आप समझ गए बच्चों कि एक ऐसा शब्द किसी वाक्य में हम बोल देते हैं बात पर जोर देने के लिए, और वो अपने अर्थ से विशेष अर्थ जो है उससे उल्टा अर्थ जो है, कुछ अलग अर्थ, यानी कि जैसे दांत पीसना। अब दांत पीसने का अर्थ ये नहीं है कि दांतों को पीस दिया जाए, कूट दिया जाए। अर्थ होगा क्रोधित होना। एक नया अर्थ जो है इस प्रकार के वाक्यांश देते हैं। और इनका प्रयोग क्यों किया जाता है? हमें मुहावरे पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? तो ये इसकी विशेषताओं के अंतर्गत आप देखें कि मुहावरे जो है लोकमानस की चिर संचित अनुभूतियां हैं, यानी कि अनुभूतियों को हम अनुभव भी मान सकते हैं। अनुभव यानी लोगों के एक्सपीरियंस के आधार पर कही गई बात, किसी ने महसूस किया होगा वो चीज और वो लोगों की अनुभूति से जुड़ी हुई हैं। इसलिए क्या है? लोकमानस यानी लोगों की एक्सपीरियंस बेस्ड जो बातें होती हैं वो मुहावरों के अंदर प्रयोग की जाती हैं। दूसरा, इनके प्रयोग से भाषा के सौंदर्य में वृद्धि होती है। अब भाषा को सुंदर बनाने के लिए, अब मैं एक साधारण सी बात, जैसे मैंने अभी एक मुहावरा बोला था कि अध्यापक के कक्षा छोड़ते ही या अध्यापक के कक्षा से चले जाने के बाद बच्चों ने बहुत शोर मचाना शुरू कर दिया। साधारण सी बात है, यानी कि भाषा में कोई सौंदर्य, सुंदरता नहीं है। तो सुंदरता लाने के लिए क्या कहेंगे? अध्यापक के जाते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। एक विशेष बात कहने में थोड़ा सा अलग भी लगी और सुनने में सुंदर भी लगी। तो भाषा की सुंदरता में वृद्धि करने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। तीसरी विशेषता देखिए, वक्ता का कथन प्रभावशाली बन जाता है। वक्ता का कथन यानी कि जो बोलने वाला है उसका एक
रौब पड़ जाता है, एक प्रेशर जो है, प्रभाव जो है उसका पड़ जाता है। किस प्रकार से? एक नेता अपने भाषण के दौरान साधारण से शब्दों का प्रयोग करता है, जबकि वो बीच बीच में किसी मुहावरे या ऐसे वाक्यांश का प्रयोग कर देता है जिससे लोगों को मजा भी आता है, वो बात सुनने में अच्छी भी लगती है। तो इस प्रकार वक्ता का कथन क्या हो जाता है? प्रभावशाली, अट्रैक्टिव हो जाता है। जैसे हमें फिल्म के अंदर, वैसे फिल्म की एक साधारण कहानी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब उसमें डायलॉग आते हैं, अच्छे से अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो वो कमेंट क्या हैं? वो एक तरह से मुहावरों पर ही आधारित होते हैं, इसलिए वो अच्छे लगते हैं। तो बात को बेहतर बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। तो एक चौथी और अंतिम महत्वपूर्ण विशेषता इसकी बच्चों जो हमें ध्यान में रखनी है, ये पूर्ण वाक्य नहीं होते। मुहावरे अपने आप में पूरा वाक्य नहीं है, इसलिए इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। किसी बात को सिद्ध करने के लिए उस वाक्य के बीच में इनको डाला जाता है। क्या कह रहा है चौथी विशेषता में? पूर्ण वाक्य न होकर वाक्यांश होते हैं, अतः इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से न होकर केवल वाक्य में ही होता है। अब जैसे मैंने लिखा आंखों का तारा, अलग से इसका प्रयोग नहीं किसी व्यक्ति विशेष के लिए कर सकते हैं। जैसे मैं इसको वाक्य में प्रयोग कर रहा हूं, श्रवण कुमार अपने माता पिता की आंखों का तारा था। देखिए मैंने एक वाक्य में प्रयोग किया आंखों का तारा का, अकेले ऐसे यूज नहीं कर सकते, वाक्य के अंदर प्रयोग करेंगे तब वो प्रभावशाली वाक्य बनेगा। स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं हो सकता। श्रवण कुमार अपने माता पिता की आंखों का तारा था। इसी बात को मैं साधारण रूप से कहूं कि श्रवण कुमार अपने माता पिता का बहुत प्यारा पुत्र था, तो साधारण सी बात हो गई, वाक्य में सुंदरता नहीं आई, प्रभावशाली नहीं हुआ। तो वाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग उसमें कर देते हैं। तो ये थी हमारी मुहावरे की परिभाषा और उसकी कुछ विशेषताएं। तो इनको ध्यान से देखें, चाहे तो आप इनका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं, एक चित्र इनका ले लें ताकि आपको लिखने में आसानी रहे बाद में। इसके पश्चात हम इनके उदाहरण जो हैं, उदाहरण के तौर पर कुछ मुहावरे करेंगे। देखिए तो बच्चों देखिए मैंने उदाहरण के तौर पर कुछ मुहावरे लिखे हैं जिनका हम अर्थ जानेंगे और इनको वाक्य में प्रयोग करेंगे। देखिए पहले मैंने लिखा है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अब सामान्य अर्थ तो ये निकल रहा है कि कोई व्यक्ति है, अपना चूल्हा उसने अलग से रखा, अपनी खिचड़ी जो है उसमें अलग से पकाई, किंतु इसका अर्थ क्या है? सबके साथ न चलना, यानी कि अपने मन की करना। सबके साथ न चलना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो किसी का कहा नहीं मानते, जो सभी करते हैं वो नहीं करते, सबसे अलग ही उनकी राय होती है। आग में घी डालना। अब आग में घी तो जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तब भी डालते हैं, लेकिन इसका यहां पर वो अर्थ नहीं है, क्योंकि मुहावरे का हमने अर्थ बताया था सामान्य अर्थ से कुछ हटकर ही अर्थ होता है। तो आग में घी डालना मतलब क्रोध को बढ़ावा देना, क्रोध को बढ़ावा देना, यानी कि किसी के गुस्से को और भड़का देना। जैसे सोहन ने पहले तो चोरी की तथा फिर झूठ बोलकर अपने पिता की आग में, गुस्से की आग में जो है घी डालने का काम किया। आंख लगना। आंख लगना, आंख लगना किसे बोलते हैं? विशेष अर्थ। जैसे मैं थका हुआ था और मेरी आंख लग गई, यानी मुझे नींद आ गई, तो क्या बनेगा? नींद आ जाना।
नींद आ जाना, बहुत ज्यादा थकावट के कारण उसकी आंख लग गई। तो इनको वाक्य में प्रयोग भी आपने करना है बच्चों। पुस्तक में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। बहुत अधिक थका होने के कारण, थका होने के कारण उसकी आंख लग गई। तो इस प्रकार से आपने विशेष अर्थ उसका निकालना है और उसको वाक्य में प्रयोग करना है। आंखें फेर लेना। अब आंखें फेर लेने का मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे अपनी गर्दन घुमा लें, या मैं आपके तरफ देखता देखता ऐसे इधर देखने लग जाऊं या ऊपर देखने। आंखों का फेरने का मतलब आंखों को घुमाना नहीं, बदल जाना। जब हमारा स्वभाव, हमारी नीयत बदल जाती है तो इसका अर्थ क्या होगा? बदल जाना। जैसे ही उसको नौकरी मिली उसने सबसे आंखें फेर ली। आंखों का तारा, जिसका हमने अभी प्रयोग किया था, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। जैसे हर इकलौती संतान या हर संतान अपने माता पिता की आंखों का तारा होता है, यानी कि प्रत्येक बच्चा माता पिता को बहुत प्यारा लगता है, इसीलिए तो कहते हैं कि वो मेरी आंखों का तारा है। कमर कसना। अब कमर कसना सामान्य अर्थ तो यह है कि कमर पर हम कोई कपड़ा या रस्सी बांध दें और उसको कस दें, नहीं। कमर कसना यानी तैयार होना। कमर कसने का अर्थ क्या है? तैयार होना। कि परीक्षा के दिनों में सभी बच्चे कमर कस लेते हैं, यानी कि तैयारी शुरू कर देते हैं, परीक्षाओं के लिए पढ़ने लग जाते हैं। कमर टूटना, कोई चोट या एक्सीडेंट में कमर टूटना, सीधा अर्थ तो यह है कि उसकी कमर पे चोट लग गई, कमर टूट गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई। किंतु मुहावरे के अंदर इसका अर्थ मैंने कहा था अलग होगा, उसके विपरीत होगा, हटकर होगा। कमर टूटना यानी थक जाना, बहुत अधिक थक जाना या थक जाना। सारा दिन मजदूरी करते करते उसकी कमर टूट गई। एक और देखिए, घोड़े बेचकर सोना। अब घोड़े बेचकर सोने का अर्थ ये नहीं है कि आपके पास घोड़े थे और आपने उनको बेच दिए और बेचने के बाद सो गए। सामान्य अर्थ तो ये हुआ, लेकिन विशेष अर्थ क्या होगा? निश्चिंत होना। सामान्य अर्थ क्या होगा? निश्चिंत होना, ये विशेष अर्थ है इसका। निश्चिंत कब होंगे आप? जब हमारी परीक्षाएं खत्म हो जाती हैं तो हम सारा दिन खेलते हैं, बेफिक्र रहते हैं। तो परीक्षा खत्म होने के बाद सभी विद्यार्थी घोड़े बेचकर सो जाते हैं या सोते हैं। तो इस प्रकार ये कुछ उदाहरण वाक्य थे। अब थोड़ा सा पुस्तक का अभ्यास कार्य मैं यहां आप लोगों को करवा रहा हूं, उसको भी ध्यानपूर्वक देखें। तो देखिए बच्चों, ये आपकी व्याकरण पुस्तक में कुछ उदाहरण हैं जिन्हें हमें मुहावरों द्वारा खाली स्थान में भरना है। देखिए, पहला वाक्य क्या है? अच्छे बालक अपने बड़ों की शिक्षा को डैश लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गांठ बांध लेते हैं। गांठ बांध लेते हैं। तो यहां मुहावरा कौन सा हुआ? ये गांठ बांधना, यानी कि अच्छी तरह से याद कर लेना। अपने माता पिता को सीख को हमें अच्छी तरह मन में याद रख लेना चाहिए, उनकी बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। दूसरा वाक्य क्या है? वह तो अपने खोए हुए पुत्र की डैश थक गई है। राह देखते, तो उसकी राह देखते देखते वह थक गई है, यानी उसकी प्रतीक्षा करते करते, उसका इंतजार करते करते थक गई है। राह देखना, किसी की बाट देखना, प्रतीक्षा करना। अगला वाक्य क्या है?
संकट के समय मनुष्य की डैश मारी जाती है। क्या मारी जाती है? मति मारी जाती है, अक्ल मारी जाती है। तो यहां पर अक्ल या मति मारी जाती है। मति माने बुद्धि। संकट के समय, मुसीबत के समय कुछ नहीं सूझता, व्यक्ति की अक्ल मारी जाती है। अरे वह तो आजकल अपने माता पिता की कमाई से डैश कर रहा है। क्या कर रहा है? यहां पर रहा है शब्द की जगह अगर हम लिखें उड़ा रहा है, तो एक अर्थ यहां पर बनेगा गुलछर्रे उड़ाना। गुलछर्रे उड़ाने का अर्थ क्या होता है? ऐश करना, कि अपने माता पिता की कमाई से वह गुलछर्रे उड़ा रहा है। या इसका एक और अर्थ बन जाता है कि बड़ी मुश्किल से गुजारा करना, कि अपने माता पिता की कमाई से रहा है जो था उसकी जगह हम क्या कर देंगे? दिन काट रहा है या समय व्यतीत कर रहा है। यानी कि दिन काटने का मतलब है गरीबी में, तंगी में, मुश्किल समय में गुजारा करना। और जबकि गुलछर्रे उड़ाने का अर्थ है मौज मस्ती करना। अब बहुत से बालक ऐसे होते हैं जो माता पिता की कमाई से गुलछर्रे उड़ाते हैं, और बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनको गुजारा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि माता पिता की आमदनी बहुत कम होती है और उन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता। तो यहां दोनों मुहावरे जो हैं सही हैं। हम वाक्य के अंत के आधार पर देखेंगे। उड़ा रहा है लिखेंगे तो लिखेंगे गुलछर्रे, और रहा है तो केवल दिन काट रहा है। फिर क्या आ जाएगा उसमें? दिन काट रहा है। ठीक है, तो यहां दो मुहावरे लग सकते हैं। अगला देखिए, अध्यापक ने रामू को बहुत समझाया पर उसके डैश रेंगती है। खालिस्तान में क्या आएगा? पर उसके, एक मुहावरा है कान पर जूं न रेंगना, तो पर उसके क्या आ जाएगा खालिस्तान में? कान पर जूं नहीं रेंगती है। कान पर जूं न रेंगने का अर्थ क्या है? किसी बात का कोई असर न होना, कोई असर न होना। यानी कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन पर किसी के समझाने का, किसी बात का, माता पिता का कोई असर नहीं होता, तो क्या कहते हैं कि उसके कान पर जूं नहीं रेंगती है। इसी के मिलता जुलता एक और मुहावरा है चिकना घड़ा। अब बच्चों, चिकना घड़े का अर्थ क्या है? बेशर्म व्यक्ति। इसी से मिलता जुलता मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जिनके कान पर जूं नहीं रेंगती वो अक्सर क्या होते हैं? चिकने घड़े होते हैं। किसी बात का उन पर कोई असर नहीं होता। कुछ ढीठ किस्म के ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो बच्चों, आज हमने मुहावरे पढ़े, इनका अर्थ, इनकी विशेषताएं, वाक्य में प्रयोग करना सीखा। आशा है आपने ध्यानपूर्वक वीडियो को देखा होगा। आप इसको ध्यान से देखिए। कहीं कोई समस्या या शंका आती है तो व्हाट्सएप के जरिए या कॉल करके पूछ सकते हैं। अभ्यास कार्य स्वयं करने का प्रयास कीजिए। अगर उसमें कोई समस्या आती है तो आप उसमें सहायता ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।